हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। आप देख रहे हो बार्स स्टडी। यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ चल रहा था। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समाप्त कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले पार्ट को हमने सभी को करा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्यारे बच्चों, ये हमको एक समस्या दी गई है, इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर बनाकर उनका हल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए बनाते हैं इनका रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, हम आपको समझने के लिए क्या है, पहला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल है, बहुत अच्छा है। देखिए, हम आपको समझने के लिए यहाँ 26 जो है बहुत बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ समझने के लिए आपको क्या लिख देते हैं, केवल समझा रहे हैं अभी सवाल को हम। हाँ, यहाँ लिख देते हैं 26 की जगह 4। अब दो संख्याओं का अंतर 4 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग पर जोर डालोगे तो दो संख्याएं ज्ञात कर पाओगे। जैसे मैं अगर हम लूँ एक संख्या 6 और दूसरी संख्या लूँ 2, ठीक है, हमने क्या लिया, एक संख्या 6 लिया और दूसरी संख्या लिया 2। अब इसका हम जब माइनस करेंगे, 6 और 2 का जब हम अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, 6 और 2 का अंतर क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर हमको 4 मिल गया। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यह हमारा 6 जो है, 6 क्या है, 2 की 3 गुनी है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये दो संख्या हमने ज्ञात कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इसको ऐसे मौजूवानी नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसी के हेल्प से हम सवाल को पूरा समझते हैं, इसी के हेल्प से। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसी के हेल्प से हम सवाल को हल करते हैं। देखिए, यहाँ हमने 6 - 2 बराबर में 4। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देते हैं 26। आपको सवाल क्या है और कैसे हल करना है वो समझाते हैं। सवाल क्या है तो ये तो आपको समझ में आ गया, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमको ज्ञात करना होता है, ऐसे सवालों में ऐसी समस्या को हमको हल करने के लिए जो हमको ज्ञात करना होता है, जो हमको मालूम नहीं रहता है, उसको हम कोई अचर राशि मान लेते हैं। ठीक है, अचर राशि क्या होता है, अरे चर राशि उसको मान लेते हैं, अचर राशि नहीं, उसको हम कोई चर राशि मान लेते हैं। चर राशि क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है। अब चलिए इस समस्या को देखते हैं। तो पहले लिखेंगे, मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। देखिए, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। मैंने हल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखेंगे माना। हमको संख्याएं ज्ञात करना है, वो भी दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो हमको मानना पड़ेगा दो संख्याएं। तो माना संख्याएं x तथा y है। देखिए, ये बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो प्यारे बच्चों, x और y में कोई तो ऐसा होगा जो एक छोटी मियाँ होगा, एक बड़े मियाँ होगा। इसका मतलब कि एक छोटी संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि x हमारा क्या है, बड़ा है y से। ठीक है, ये भी हमने चीज़ें मान लिया। इसका मतलब x हमारा क्या है, इस y की 3 गुनी है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार भैया,
कोई हम चीज़ अलग से नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार चल रहे हैं। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने वो दो संख्याएं मान रखी हैं x और y। तो मतलब x माइनस वाई, इन x और y का अंतर क्या है 26 है। तो लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर में क्या है 26। ये हमारा कुल मिला के आ गया इक्वेशन नंबर 1। कोई बात नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए पहले हम x और y को बराबर करते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया, x बराबर में क्या कर दिया y। देखिए x बराबर में क्या कर दिया y, नो प्रॉब्लम। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। प्यारे बच्चों, हमने इस x को बड़ा किया है, मतलब ये x हमारा क्या है y का 3 गुना है। ठीक है, ये हमारा x इस y का 3 गुना है। ठीक है, मतलब ये 3 गुना ऑलरेडी पहले से है। तो हमको इसको क्या करना है, x और y को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, ये तो 3 गुनी है तो 3 गुनी इसको भी कर देंगे। कर देते हैं, जैसे मैं इसको समझाता हूँ। देखिए ये दो संख्या हमको ज्ञात था ना, जैसे 6 और बराबर में 2। ठीक है, मैंने लिख दिया 6 बराबर में 2। अब 6 बराबर में 2 तो है, होता नहीं है, तो इसको हमको बराबर करने के लिए हम 2 में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, मतलब इसका 2 गुणे 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 6 बराबर में 6। अब बराबर हुआ ना, तो इसी प्रकार हम इसको 3 का गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम मिटा देते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए, अब बस इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो लिखते हैं x बराबर में 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए x माइनस वाई है, तो x के जगह हमको क्या रखना है 3y रखना है। तो यहाँ रखते हैं तो आ जाएगा 3y माइनस वाई है और बराबर में 26 है, नो प्रॉब्लम। तो 3y में से y घटाएंगे तो आएगा 2y और बराबर में 26 ये है। फिर यहाँ से y बराबर में आ जाएगा 26 बटे में 2 और ये हो जाएगा 26 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 13। तो एक संख्या हमको क्या मिल गया 13 मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे इधर, अब लिखेंगे y बराबर में 13 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया, रख दो। देखिए यहाँ हमारा समीकरण 2 है, तो इसको हम x बराबर में 3y है, तो 3 और गुणे में y का मान रख देते हैं। तो 3 और गुणे में y है 13, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 39। तो देखिए हमारे पास संख्या है, हमको ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे अतः संख्याएं 39, अतः संख्याएं 39 व 13 है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए पहले इक्वेशन में हम इसको देखते हैं कि हमारा सवाल सही लगा है, जो हमने इतना मेहनत किया है ये हमारा सही है कि नहीं है। तो देखते हैं, देखिए x का मान हमारे पास क्या है 39 और 39 माइनस 13 करेंगे। y का मान है 13, 39 में से जब 13 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 26। मतलब इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, मतलब हमने जो मेहनत किया है वो सफल हुआ। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि आपके सामने है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए प्यारे बच्चों आपको संपूरक कोण क्या होता है वो मालूम रहना चाहिए। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं दोनों कोण। सबसे पहले लिखेंगे हल। भैया हमको दोनों कोण ज्ञात करना है तो उसको मान लेंगे, कोई चर राशि मान लेंगे। तो माना कोण x अंश तथा y अंश है, ये हमने मान लिया। और ये भी बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। जो बड़ा है वो कितना ज़्यादा है, छोटे से 18 अंश ज़्यादा है। तो भैया इसमें से कोई ना कोई छोटे मियाँ और कोई बड़ा मियाँ तो होगा। तो ठीक है, हम इसको x अंश को क्या लिख देते हैं, बड़ा है, वो भी y अंश से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हमने मान लिया। ठीक है, इतना हमने मान लिया। ये x की तरफ ऐसे खुला हुआ है तो मतलब x अंश बड़ा है y अंश से। ठीक, कितना बड़ा है, 18 अंश ज़्यादा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार दो संपूरक कोणों में, अब देखिए दो, अब एक बात तो आपको मालूम है कि दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए। संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योगफल 180 अंश। तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, x अंश और प्लस में y अंश, इन दोनों को जोड़ने में कितना आ जाएगा, 180 अंश, क्योंकि संपूरक कोण है। ये हमारे पास मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हाँ, एक बात और बताया है कि जो बड़ा कोण है, पहले दोनों कोण को हम इक्वल दिखा देते हैं, x अंश और बराबर में y अंश। अब देखिए, अब कह रहा जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो बड़ा कोण a है, बड़ा कोण x अंश है, और छोटा कोण क्या है, y अंश है। और x अंश कितना अधिक है, 18 अंश अधिक है। ये x अंश 18 अंश अधिक है, x अंश जो है 18 अंश ज़्यादा है y अंश से। ठीक है, तो भैया हम इसको बराबर जब करेंगे तो इसमें हम एक कम है 18 अंश, तो इसमें हम 18 अंश प्लस कर देते हैं। इसका मतलब x अंश ज़्यादा है 18 अंश, तो कहने का मतलब कि y अंश कम है 18 अंश x अंश के कंपेयर में, तो हम इसमें 18 अंश जोड़ देंगे। तो ये x अंश और बराबर में y अंश प्लस 18 अंश, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हमको इसको इक्वल करना है। ठीक है, तो अब इसको y अंश को इधर पक्षांतर करते हैं तो हो मिलेगा यहाँ से x अंश माइनस y अंश बराबर में 18 अंश। ठीक है, अब इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, बस अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 से निकाल देंगे। हाँ, समीकरण 2 से y अंश बराबर, यहाँ से y अंश निकालने में सिंपल होगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको x अंश माइनस 18 अंश। अब देखिए, इस y को हमने इक्वल के उस साइड भेजा तो y अंश प्लस में हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 18 अंश को इधर भेज दिया तो x अंश प्लस में पहले था, 18 अंश इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, इसको हम रख देते हैं मान, नाम रखेंगे इसका कुछ, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब लिखेंगे भैया कि y अंश बराबर x अंश माइनस 18 अंश का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से निकाला। समीकरण 1 में रखने पर नो प्रॉब्लम रख देते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर हमको क्या y अंश के स्थान पर क्या रखना है, x माइनस 18 अंश। ठीक है, तो यहाँ पहले x अंश पहले से है और y अंश की जगह क्या रखना है, x माइनस 18 अंश। ठीक है, देख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में x माइनस 18 अंश और बराबर में है 180 अंश, इसको भी ले लेते हैं।
अब एक्स अंश और एक्स अंश जुट के हो जाएगा 2x अंश, नो प्रॉब्लम। और 180 अंश और प्लस में ये हो जाएगा -18 अंश है, इक्वल को क्रॉस कराएंगे तो +18 अंश हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ये जुट के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 1 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। और एक कट के क्या आएगा 2 9 18, 2 9 18 99 अंश। तो अब यहाँ लिखेंगे कि x बराबर में 99 अंश का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भैया। देखिए यहाँ से हमको x अंश का मान 99 अंश आ गया और x बराबर 99 अंश का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है, रखते हैं। यहाँ पर है y अंश बराबर x अंश -18 अंश, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं y अंश बराबर में, और x अंश का हमको मान मिला है 99 अंश, तो 99 अंश -18 अंश, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए भैया यहाँ हमने x के जगह 99 रख दिया बस। अब इसको घटा देते हैं तो देखिए 9 में से 8 जाएगा आएगा 1, और 9 में से 1 जाएगा आएगा 8, तो यहाँ से मिल गया 81 अंश। तो भैया दोनों कोड हमको मिल गया, तो हम लिख देते हैं अतः कोड 99 अंश तथा 81 अंश हैं, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर देखिए x अंश प्लस y अंश, और x अंश का हमको मान मालूम है 99 अंश, और y अंश का मान मालूम है 81 अंश। जब 99 अंश और 81 अंश को जोड़ोगे तो आएगा 180 अंश, तो मतलब जो हमने मेहनत किया है वो सफल हुआ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ये क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंदे रुपया 3800 में खरीदे। क्या बोल रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंदा कितना रुपया खर्च होगा 3800 रुपया खर्च हो गया। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों पहले शुरू में उन्होंने 7 बल्ला और 6 गेंदा खरीदा, तो पैसा कितना खर्च हो गया 3800 रुपया। फिर 3 बल्ला और 5 गेंदा, फिर बाद में 3 बल्ला और 5 गेंदा खरीदा, तो खर्चा कितना हुआ 1750 रुपया। चलिए इस समस्या को हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। सबसे पहले तो हमको जो चीज़ें नहीं मालूम है ना, उसको हम कुछ न कुछ मान लेते हैं, कोई चर राशि मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, समस्या का हल निकाल रहे हैं भैया, तो लिखेंगे हल, फिर मानेंगे माना हमको 1 बल्ला और 1 गेंदा का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे माना। लिखेंगे क्या मानेंगे, माना 1 बल्ला 1 बल्ला का मूल्य मान लेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है। 1 बल्ला का मूल्य बराबर में रुपया में x रुपया, हाँ ठीक है। तथा गेंदा के भी मान लेते हैं, क्योंकि इसको भी तो ज्ञात करना है। तथा 1 गेंद का मूल्य बराबर में रुपया में y, ठीक है। ये चीज़ें हमने मान लिया कि 1 बल्ला का मूल्य x रुपया और 1 गेंद का मूल्य y रुपया। देखिए तो अगर 1 बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 7x। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये मार्कर हमारा क्या है 20 रुपया में है, एक मार्कर कितना में है 20 रुपया में है, ठीक है।
एक मार्कर कितने रुपया में है? 20 रुपया में है। अब इसी प्रकार हमको 7 मार्कर खरीदना है। एक मार्कर 20 रुपया में, तो 7 मार्कर खरीदना है तो कितना पैसा खर्च होगा? तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 में 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको 7 मार्कर का दाम निकल के आ जाएगा। तो 7 दूनी का होता है 14, 140 रुपया। कहने का मतलब कि एक मार्कर 20 रुपया मिल रहा है तो 7 मार्कर मिलेगा 140 रुपया में। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए ना प्यारे बच्चों, एक बल्ला का मूल्य हमको x रुपया मिला है। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार, नो प्रॉब्लम लिख दिया। अब देखिए, एक बल्ला का मूल्य x रुपया है। जब हमको एक बल्ला का मूल्य मालूम है तो 7 बल्ला का मूल्य 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7x। तो देखिए, ये 7 बल्ला का मूल्य हो गया। एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो इसमें हम 7 बल्ला का मूल्य ज्ञात करना होगा तो हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे। जैसे एक मार्कर का मूल्य 20 रुपया और 7 मार्कर का जब हमको मूल्य ज्ञात करना था तो हमने 7 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर एक बल्ला का मूल्य x रुपया और 7 बल्ला का मूल्य 7x। फिर इसी प्रकार एक गेंदा का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंदा का मूल्य 6y, और ये दोनों खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ, 3800 रुपया खर्च हुआ। तो इसको लिख देते हैं 3800, और इसका हम नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार देखिए, 3 बल्ला, एक बल्ला x रुपया में आ रहा है तो 3 बल्ला 3x रुपया में आएगा, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार एक गेंदा y रुपया में आ रहा है तो 5 गेंदा कितने में आएगा, 5y। बस गुणा कर दीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर गुणा किए हैं तो 5, एक गेंदा का मूल्य y रुपया तो 5 गेंदा का मूल्य 5y। और ये 3 बल्ला और 5 गेंदा खरीदने में कितना रुपया खर्च हुआ, 1750 रुपया। तो बराबर में 1750 रुपया। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बस, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सिंपल से हल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, हल करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देखिए, यहाँ से x का मान क्या आएगा, देखिए ये 3800 है, इसको रहने देते हैं इधर ही। अब देखिए, यहाँ प्लस 6y है और इसको इक्वल के उस पार लेके जाएंगे। ठीक है, ये प्लस 6y है, इसको इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 गुणे में x है, 7 क्या है, गुणा में है। जब इस इक्वल के उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं भाग में। ठीक, ये हमारा x का मान आ गया। इसका हम नाम रख देते हैं, कुछ नाम रखेंगे क्योंकि इसको हमको याद करना होगा। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर में 3800 माइनस 6y बटे में 7 का मान। देखिए, 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, तो रख देते हैं का मान समीकरण 2 में रखने पर, नो प्रॉब्लम रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा यहाँ पर है और x का मान हमको क्या रखना है, a, पूरी ये संख्या रखना है तो रख देते हैं। तो यहाँ 3x है, मतलब 3 गुणे में इतना संख्या ये पूरी, तो लिख देते हैं इधर। जगह छोटा पड़ रहा है, लगता है छोटा पड़ ही जाएगा। देखिए, यहाँ 3x है तो 3 गुणे में a वाली पूरी संख्या, तो लिखते हैं 3 गुणे में क्या है, 3800 रुपया है। 3800 माइनस में 6y बटे में 7 है, यही है ना भैया, देख लेते हैं एक बार। हाँ, यही है। अब प्लस 5y है और बराबर में 1750, इसको भी लिखते हैं प्लस 5y और बराबर में 1750। ठीक है, ठीक। अब इसको 3 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 और 3 0 0 3 0 0 3 8 24 की 4 और हासिल आएगा 2, फिर 3 3 9 और हासिल 2 11, 11,400। फिर यहाँ बटे माइनस का है
वाई और बटे में है 7 और प्लस में है 5 वाई और बराबर में है 1750। नो प्रॉब्लम। अब इसको सही बटा में कर दो। भिन्न का जोड़ है 11,400 माइनस 6 वाई और प्लस में हो जाएगा 7 × 5 = 35 वाई, ये गुणा हो जाएगा और इस 7 को उधर भेज दो तो 1750 और ये भाग में है तो गुणा में हो जाएगा 7। देखिएगा पहले इसको मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया 7 और 1 का तो 7 आया, फिर ये 7, फिर यहाँ पे 1 है तो ये 7 का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, 7 × 5 = 35 वाई हो जाएगा और ये पूरे के बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इधर बटा में है तो इक्वल के उस पार इसको 7 को भेजोगे तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, मतलब भाग है तो भाग अगर उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इसे हमने गुणा में लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए 6 वाई है, 6 वाई है। अब 1 मिनट, यहाँ हमने 6 में गुणा नहीं किया, इसको गुणा कर दीजिए तो देखिएगा यहाँ 3 × 6 = 18 वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 18 वाई हो जाएगा, सॉरी गुणा करेंगे तो सब में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 18 वाई में से 35 वाई को घटाओगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है, 17 वाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 0 0, 7 का गुणा कर दो, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल लगेगा 3 और 7 7 49, 49 3 52 हासिल आएगा 5, 7 × 7 और 5 12, 11,400 को उस साइड भेजो तो 11,400 रुपया। अब इसको माइनस करोगे तो जीरो में से 0 जाएगा 0, फिर 5 में से 0 जाएगा तो 5, फिर यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो घटेगा नहीं तो ये 2 इससे हासिल लेगा और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा जब हो जाएगा 8, ठीक है, फिर यहाँ भी 11 हो गया, यहाँ भी 11 हो गया, कट जाएगा, ठीक है, फिर 1700 इससे काट देंगे तो 17 × 25 होता है 85 और लास्ट में 0 लग जाएगा तो y का मान आ गया 50, ठीक है। अब लिखते हैं y बराबर में 50 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर तो 3 समीकरण हमारा यहाँ पर है तो लिखते हैं x बराबर में 3800 माइनस 6 वाई है तो 6 और y की जगह हमको क्या रखना है 50, ठीक है, और बटे में है 7, नो प्रॉब्लम। इसको हल कर दो तो यहाँ हो जाएगा 3800 माइनस 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा और बटे में 7 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ 3800 में से 300 घटा दोगे तो आएगा 3500, हाँ, और बटे में 7 और एक काट भाग जाएगा तो आएगा 500 रुपया। तो प्यारे बच्चों हमको मालूम हो गया कि एक बल्ला का मूल्य कितना आया 500 रुपया और एक गेंदा का मूल्य कितना आ गया, इसको मैं लाल ब्रैकेट में कर देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ हम लिख देता हूँ x बराबर कितना आ गया 500 और y बराबर आ गया 50। एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया आया और एक गेंदा का मूल्य 50 रुपया आया, ठीक। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल जो कि आपके सामने है। क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है तथा 15 किमी दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया तथा नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि नियत भाड़ा मतलब कि आप किसी मतलब की गाड़ी में बैठ गए तो फिक्स हो गया कि आपका इतना भाड़ा लगेगा। नियत भाड़ा मतलब कि
जो दूरी है उसका भाड़ा तो देना पड़ेगा कि कितना किलोमीटर गए उस हिसाब से पैसा तो देना होगा, लेकिन एक नियत भाड़ा, एक अलग से एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, नियत भाड़ा। ठीक है, तो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा बैठ जाने पर। ठीक है, तो क्या पूछा है उसको मान लेते हैं, नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। तो माना, तो पहले लिखेंगे हल, और क्या पूछा है उसको मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा पूछा है तो उसको मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर में रुपया में x। ठीक है, और क्या पूछा है, प्रति किमी भाड़ा, उसको भी मान लेते हैं प्रति किमी भाड़ा। प्रति किमी भाड़ा, नो प्रॉब्लम, इसको भी मान लेते हैं प्रति किमी भाड़ा बराबर में वायु रुपया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जो प्रश्न में कहा है उसी के अनुसार। प्रश्नानुसार अब बोल रहा है कि प्यारे बच्चों कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 1 किमी का भाड़ा है वायु रुपया, 1 किलोमीटर का भाड़ा है वायु रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, 10 वाई। 1 किलोमीटर का भाड़ा है वायु रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा गुणे में 10 कर देंगे तो 10 किलोमीटर का भाड़ा आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, अब इसमें नियत भाड़ा भी जोड़ना होगा। हाँ, आप गाड़ी में बैठ गए, चाहे जितना किलोमीटर जाए उससे मतलब नहीं है, आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज को हमने मार रखा है कि नियत भाड़ा क्या मार रखा है, x रुपया। ठीक है, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा चार्ज। अब देखिए इनको क्या 105 रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, 105 रुपया लिख देते हैं बराबर में। ये हमारा 10 किमी का पैसा है। ठीक है, और ये हमारा नियत भाड़ा है, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना पैसा देना पड़ रहा है व्यक्ति को, 105 रुपया। इसी प्रकार इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं 15 किमी दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया ले रहा है। तो भैया 1 किमी के लिए हमने मान रखा है कि वायु रुपया। ठीक है, तो 15 किमी के लिए, 1 किमी के लिए तो ये वायु रुपया खर्च हो रहा है, और 15 किमी के लिए तो गुणे में 15 कर देंगे तो हो जाएगा 15 वाई। ठीक है, अब इसमें नियत भाड़ा भी जोड़ना होगा, गाड़ी में आप बैठ के एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो भैया x रुपया, इसको x क्या है, नियत भाड़ा है, तो ये बराबर में कितना रुपया दे रहा है, 155 रुपया। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब बस सिंपल से आप इसका x और y का मान निकाल दीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ से हमको x का मान क्या मालूम होगा, 105 और माइनस 10y। देखिए ना, इसी x को इधर ही रखते हैं और प्लस 10y को उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस 10y है, उधर जाएगा इक्वल के पार करेगा तो माइनस 10y हो जाएगा। तो मैंने यही लिख रखा है, और इसका हम कुछ नाम रख देंगे, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे कि x बराबर में 105 माइनस 10y का मान 1 से निकाले हैं तो 2 से रखेंगे, का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, नो प्रॉब्लम। भैया हमने यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाला और 2 में रख दिया, तो 2 हमारा ये समीकरण है, और x की जगह क्या रखना है, 105 माइनस 10y। यहाँ पे क्या रखना है, 105 माइनस 10y, तो रख देते हैं। तो 105 माइनस 10y। ठीक है, यहाँ पर x है, x की जगह हमने 105 माइनस 10y रख दिया, फिर प्लस 15y है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं प्लस 15
y, ठीक है। अब बराबर में 155 है, इसको भी लिख देते हैं, बराबर में 155। अब इसको हल कर दो, 10y में से 15y घटेगा तो आएगा 5y, और 155 और यहाँ प्लस 105 है, इसको इक्वल के उस पार कराओ तो माइनस 105 हो जाएगा, और ये घटेगा 155 में से 105 घटाएंगे तो आएगा 50, और इसको ये 5 काटेगा तो आएगा 10, तो y बराबर में आ गया 10, नो प्रॉब्लम। अब लिखेंगे y बराबर 10, y बराबर 10 का मान समीकरण 3 में रखने पर, नो प्रॉब्लम रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा यहाँ है, तो यहाँ देखिए x है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10, और y की जगह क्या रखना है, 10 रखना है, ठीक है। तो गुणे में y है तो गुणे में हम क्या कर देंगे, 10 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 105, और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, और 105 में से 100 घटाएंगे तो प्यारे बाबू आ जाएगा सिंपल सा 5। तो यहाँ से हमको x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो आप देख पा रहे हो कि नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया है, मतलब गाड़ी में बैठ गया आपको 5 रुपया देना होगा, चाहे 1 किलोमीटर जाए, चाहे 500 मीटर ही जाए, चाहे 100 मीटर जाए, आपको 5 रुपया तो फिक्स हो गया, ठीक है उसका। और प्रति किमी भाड़ा आपको कितना देना है, 10 रुपया देना है, ठीक है। ये निकल गया। एक क्वेश्चन और पूछा है कि एक व्यक्ति है जो 25 किमी की यात्रा करता है, यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। वो व्यक्ति 25 किमी की अगर यात्रा करे तो कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं इधर साइड में। देखिए, अब देखिए एक किमी का भाड़ा y रुपया है, तो 25 किमी का भाड़ा कितना होगा, 25y, 25 का गुणा कर दो 25y, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए एक किमी का भाड़ा है y रुपया, और 25 किमी का भाड़ा 25y, क्यों हो गया। और इसमें नियत भाड़ा भी देना होगा, वो व्यक्ति नियत भाड़ा भी देगा, तो ये हो गया x प्लस 25y, ठीक है। ये क्या हो गया, 25 किमी यात्रा करने के लिए जो पैसा दिया है वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम x और y का मान रख देते हैं, तो x का मान है 5, x का मान है 5 और y का मान है 10, तो हो जाएगा 5 और 25 दहा में 250, ये कुल मिला के आ जाएगा 255, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि वो 25 किमी का जो व्यक्ति यात्रा कर रहा था कितना भाड़ा देगा, 255 रुपया देगा, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा का। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5वां सवाल, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ये कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, और वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो पूछा है उसको मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हल, मैंने लिखा हल, फिर लिखा माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। हमने मान लिया कि अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है, ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे तब भिन्न क्या आ जाएगा, x और बट्टे में y, ठीक है। ये हमको भिन्न मिल गया। अब क्या कर रहा है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कर रहा है उसके अनुसार अब काम करेंगे, ठीक, नो प्रॉब्लम। भैया क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें,
ठीक है, 2 जोड़ देते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो जोड़ते हैं 2 अंश और हर में, तो अंश हमारा x है और इसमें हम क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, ठीक। और हर हमारा क्या है y है और इसमें क्या जोड़ेंगे 2। अब क्या करा है कि 2 जोड़ने पर अंश और हर में क्या हो रहा है 9/11 हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इसको प्यारे बच्चों सिंपल सा इसको हल कर दीजिए। अब देखिए हम 11 का इधर तिरछे गुणा करेंगे, तिरछे गुणा 11 का ऊपर गुणा करेंगे और 9 का नीचे। तो 11 का ऊपर गुणा करते हैं तो यहाँ से देखिए कुल मिला के हमको क्या आएगा, देखिएगा 11 × x, तो 11x हो जाएगा और 11 × 2 तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में 9 का नीचे गुणा करिए तो 9y हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा +18, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 11x है, 9y को इधर भेजिए, 11x और ये +9y है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -9y, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 18 है और इधर है प्लस का 22 है, इसको उधर भेजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -22, ठीक, नो प्रॉब्लम। अभी इसके बाद ये क्या आएगा 11x - 9y और 18 में से 22 घटाओगे तो क्या आएगा 4 आएगा। और 22 बड़ा है और इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस वाला चिन्ह लेंगे। जो संख्या बड़ी होती है उसका जो चिन्ह होता है वो लेते हैं, ठीक है, -4, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जगह कम है इसलिए मैंने एक ही लाइन में कर दिया, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब फिर अब यहाँ लिखेंगे तथा और कुछ बात कर रहा है भाई, उसको भी देख लेते हैं, हर एक बात को देखेंगे। कर रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, तो 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो 3 एक बार 3 भी जोड़ देते हैं। देखिए अब 3 जोड़ेंगे तो x अंश है और इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाए x + 3, फिर y हर है और इसमें भी हम 3 जोड़ेंगे। और इसमें जब 3 जोड़ते हैं अंश और हर में तो वह भी क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है, ठीक है। लिख देते हैं 5/6, नो प्रॉब्लम। अब इसको हल कर दीजिए। अब देखिए 6 का ऊपर में गुणा करेंगे तो यहाँ 6 गुणे में x हो जाएगा 6x और फिर 6 × 3 = 18, नो प्रॉब्लम। और 5 का नीचे गुणा करिए, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह लगा देते हैं पहले और यहाँ 5 × y 5y और 5 × में 3 15, 5 × 3 = 15, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 6x है और इसको इधर भेजिए, 5y को इधर भेजिए तो हो जाएगा 6x और इधर प्लस का 5y है, इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो -5y हो जाएगा। अब देखिए इधर 15 है, इसको लिख देते हैं और इधर प्लस का 18 है, ठीक है। और इसको उस साइड भेजिएगा तो +18 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है। और आगे एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6x - 5y और 15 में से 18 घटेगा तो आएगा 3 -3, ठीक है। इसको हम नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर हमारा क्या है 2 है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सिंपल से हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो हल कर देते हैं हम, लिखेंगे समीकरण 1 से, जगह काफ़ी छोटा पड़ रहा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, हम वहाँ समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा -4 फिर है +9y आएगा, फिर बट्टे में आ जाएगा 11। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर में -4 और +9y बटे में 11 का मान 1 से निकाले हैं ना, 2 में रखेंगे तो का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण 2
में रखने पर, नो प्रॉब्लम, रख देते हैं इधर हम। देखिए समीकरण 2 हमारा ए है और यहाँ पर हमको x का मान क्या रखना है, ए पूरा रखना है, ठीक है। तो 6x है, 6 गुणे में x है, तो 6 गुणे में ये पूरी संख्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं। देखिए 6 और गुणे में ए पूरी संख्या, तो -4 प्लस 9y और बटे में है 11, नो प्रॉब्लम। और -5y और बराबर में -3, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए, इस 6 को इधर ऊपर गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 -24 और फिर हो जाएगा 6 9 54 और y, ठीक है। और बट्टे में ये देखिए, अब 11 इधर हम गुणा भी कर रहे हैं और इधर हम इसका एलसीएम लेके इसको हल भी कर रहे हैं, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 उधर जाएगा, ठीक है, पूरा बटा में 11 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 11 × 33 हो जाएगा। थोड़ा मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि जगह काफ़ी छोटा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब 54 में से 55 घटेगा तो -y आएगा और -33 है और +24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरा आपका मिला के 33 24 36 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 आएगा, -9 और y ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर 9 आ गया। अब थोड़ा सा मैं इधर मिटा देता हूँ, आप लोग तो सवाल देख ही चुके हो, ठीक है। तो y बराबर में 9 का मान समीकरण 3 में रखने पर, नो प्रॉब्लम, रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर हमको y बराबर क्या रखना है, 9 रखना है। तो x बराबर में क्या आएगा, -4 गुणे में -4 प्लस 9 गुणे में 9 और बटे में 11, नो प्रॉब्लम। तो देखिए 9 9 81 होता है, -4 और प्लस होता है 9 9 81 और बटे में 11, ठीक है। और 81 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 77 और बटे में 11, ठीक है। एक घटेगा तो आएगा 7। तो भिन्न क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपका x y का मान निकल के आ गया, तो भिन्न आ जाएगा आपका भिन्न 7, x का मान है और y हर का मान है 9, 7/9। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल, जो कि है 6वां। ये क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि जैकब नाम का एक आदमी है, ठीक है। वो क्या है, वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, इस समय नहीं 5 साल के बाद उसके पुत्र की आयु जो है ना, उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो जैकब है अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाता है, कब, 5 वर्ष के बाद। और क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अभी प्रेजेंट टाइम से 5 वर्ष पहले क्या कर रहा है कि अपने पुत्र की आयु का वो कितना गुना था, 7 गुना था, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले वही काम लिखते हैं, माना हल पहले, फिर इसके बाद माना। क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु को मान लेते हैं। जो पूछा रहता है, जो हमको अज्ञात राशि है उसका हम कोई चर मान लेते हैं, ठीक है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष
ठीक। और उसके पुत्र की आयु भी मान लेते हैं, उनका भी ज्ञात करना है, तथा उसके पुत्र की आयु वायर्स, ये हमने मान लिया। ए भैया उनका हमने क्या माना है, वर्तमान उम्र, मतलब अभी का उम्र माना है, वर्तमान उम्र माना है। क्या माना है कि जैकब का x वर्ष है और उसके पुत्र का y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए, अब बात क्या हो रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या बात ये हो रही है कि 5 साल के बाद। तो देखिए अभी जैकब का उम्र है x वर्ष, अभी प्रेजेंट टाइम में जैकब का उम्र कितना है, x वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद और उसके पुत्र का कितना है, y वर्ष, ठीक। अभी इन दोनों का वर्तमान उम्र है। अगर बात हो रहा है 5 वर्ष बाद, तो मतलब 5 साल जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैं कितना साल का हूँ, 25 साल का हूँ, मान लेते हैं 24 या 25 साल का, 25 साल का मान लेता हूँ कि मैं अभी 25 साल का हूँ। अब बोलूँगा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मेरी उम्र 5 साल बढ़ जाएगा, तो मतलब हम 25 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष का हो जाऊँगा 5 साल। तो देखिए अभी इनका उम्र है x वर्ष जैकब का, अब इनके 5 साल का बाद उम्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। तो भैया जब पिता 5 साल का बड़ा हो जाएगा तो उनका लड़का भी तो 5 साल बढ़ेगा, वो तो रुकेगा नहीं, वो भी बढ़ेगा, तो 5 साल ये भी बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम। अब बात करो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जैकब अपने पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना है। ये 3 गुना ऑलरेडी पहले से है, तो बराबर हम इनको, इनकी आयु को क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो भैया ये तो है 3 गुना, इसका 3 गुना ये है, तो मतलब भैया इसको बराबर करने के लिए हमको उसके पुत्र की आयु में 3 का गुना करना पड़ेगा, तभी ना ये बराबर होगा। ये तब 3 गुना है तो 3 गुना इसको भी कर दो तो हो जाएगा बराबर। तो ठीक है, ये बराबर हमने कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। x प्लस में 5 और 3 का अंदर गुणा कर दो 3y और प्लस में 15 और इधर हो जाएगा x माइनस 3y और ये हो जाएगा 15 माइनस 5, ये पूरा घट के आएगा 10, ठीक है। तो हमको इक्वेशन क्या मिल गया यहाँ से, x माइनस 3y बराबर में 10, नो प्रॉब्लम। ये हमको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तथा अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, भैया अभी जो उम्र है 5 साल पहले, अभी के उम्र के साथ 5 साल पहले। अब 5 साल पहले तो मतलब 5 वर्ष घटाएंगे दोनों के उम्र में से, क्योंकि 5 साल पहले की बातें हो रही है अब। तो मतलब अभी का उम्र है x वर्ष, जैकब का अभी का उम्र है x वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल इसमें घटाएंगे तभी 5 साल होगा ना, तभी ना जैकब का उम्र 5 साल पहले का मालूम चलेगा। और इसी प्रकार इनका लड़का है y वर्ष का अभी, तो 5 साल पहले मतलब 5, इसमें से 5 को घटाएंगे तो इन दोनों का 5 साल का पहले का उम्र हमको मालूम चल गया, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब भैया ये जो जैकब है अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, ये क्या है, अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। तो भैया ये 7 गुना है और इनकी आयु को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो हम इसमें इनके लड़के में 7 गुना कर देंगे, ठीक है, तभी ना ये अपने पुत्र की आयु के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते हैं, x माइनस 5, इसको अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7y और माइनस 35 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y और माइनस 35 प्लस 5 बराबर में हो जाएगा 30 माइनस 30, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन आपका मिल गया, x माइनस 7y
बराबर में -30। आप लोग इस इक्वेशन को, हाँ चलिए ये आपको मिल गया। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। हमने बहुत सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको बता दिया है, तो आप इस पर अभ्यास करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।